Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5124 कलयुग विक्रम संवत 2080 अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 15 अक्टूबर 2023 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ऑपरेशन अजय की दूसरी फ्लाइट इजराइल से भारत के लिए रवाना, विमान में 235 लोग सवार। G20 घोषणा के एजेंडे पर अमल के लिए सदस्य देशों की संसद मिलकर करेंगी काम, P20 सम्मेलन में बनी सहमति। इजराइल से भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए भाजपा ने की मोदी सरकार की तारीफ, ऑपरेशन अजय के तहत चल रहा मिशन। जल्द ही चीन के बाद दूसरे सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला देश बनेगा भारत, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा। सुनील गावस्कर ने बड़ी भविष्यवाणी की, कहा पाकिस्तान की तुलना में भारत का मनोबल अधिक बढ़ा होगा। अब सुनिए समाचार विस्तार से। ऑपरेशन अजय के तहत दूसरी फ्लाइट शुक्रवार देर रात इजराइल से रवाना हुई। यह शनिवार सुबह भारत पहुंचेगी। इसमें 235 भारतीय नागरिक सवार हैं, जिन्हें ऑपरेशन अजय के तहत भारत लाया जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि 2 बच्चों सहित 235 भारतीय नागरिकों के दूसरे बैच को शुक्रवार को सुरक्षित निकाला गया। फ्लाइट ने स्थानीय समयानुसार रात 11:02 बजे उड़ान भरी। ओम बिरला की अध्यक्षता में शुरू हुए 2 दिवसीय P20 सम्मेलन के पहले ही दिन जारी संयुक्त घोषणा में सभी देशों ने वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों और डिजिटलीकरण के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर सहमति जताई है। इस घोषणा पत्र में महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने संबंधी पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना भी की गई है। इजराइल से ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू करने के लिए भाजपा ने मोदी सरकार की प्रशंसा की। गौरव भाटिया ने कहा कि इजराइल से इतने कम समय में पहले भारतीय जत्थे की वापसी से साफ है कि मोदी सरकार किस तरह से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। संसदीय सलाहकार समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। इस दौरान शहरी परिवहन पर कई सवाल उठे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मेट्रो की प्रगति उल्लेखनीय है। जल्द ही भारत दूसरे सबसे लंबे नेटवर्क वाला देश बनेगा। सांसदों ने बैठक के दौरान अर्बन मोबिलिटी को लेकर कई सवाल उठाए, जिनमें उनके अपने संसदीय क्षेत्रों और राज्यों में मेट्रो परियोजनाओं को लेकर प्रश्न शामिल थे। सुनील गावस्कर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित मैच अब होने को है। दोनों टीमें इस मैच में समान अंक लेकर साथ उतरेंगी, लेकिन मेजबान टीम का मनोबल पाकिस्तान की तुलना में अधिक बड़ा होगा। इसके अलावा भारतीय टीम ने जिस तरह अपने शुरुआती 2 मैच जीते हैं, उससे भी भारत का आत्मविश्वास मजबूत होगा। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 54.150 रुपये प्रति 10 ग्राम, 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम। US डॉलर की विनिमय दर थी 83 रुपये 28 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 52 रुपये 42 पैसे।
इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक है नवरात्रि स्पेशल एंड एपीजे अब्दुल कलाम पर एक फीचर। अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु इससे पहले सुनते हैं आज का विचार ऋचा जी से। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रोताओं, शक्ति की अवतार माँ दुर्गे आप सभी की मंगल कामना पूर्ण करें और विश्व में शांति और सद्भावना बनाएं। हमारी कामना है कि आपका घर और हृदय देवी के उल्लास की ज्योति से प्रकाशमान हो। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय हो। इस पावन नवरात्रि पे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। माँ की आराधना का ये पर्व है। माँ के 9 रूपों की भक्ति का पर्व है। बिगड़े काम बनाने का पर्व है। भक्ति का दिया दिल में जलाने का पर्व है। आप सभी को शुभ नवरात्रि। बादल भी तेरे पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल थल। जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा। नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई। हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया तूने
बुझाऊं से संभाला, खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है मेहर वाली, ममता से तेरी बढ़ के मैया मेरी तो धरोहर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। श्रोताओं, आज तो नवरात्रि का पर्व है। आज से ही शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्रि। तो हम चाहते हैं कि आप पूरे भक्ति के रस में डूब जाएं। माता की बातें भी करेंगे और क्यों ये पर्व मनाया जाता है इस बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबका पसंदीदा और चाहने वाला गीत सुनते हैं, पुराना गीत, और उसके बाद हम बातें करेंगे आगे। तो सुनील जी, हमें पुराना गीत सुनवाइए पहले। ऊंचे पर्वत
लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। सब पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। कौन भिखारी, कौन है राजा, कौन भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, और मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी। ओ तारे बोलो जय माता दी। ओ आते बोलो जय माता दी। ओ जाते बोलो जय माता दी। ओ कष्ट निवारे जय माता दी। ओ पार उतारे जय माता दी। देवी माँ भोली जय माता दी। भर दे झोली जय माता दी। ओ जोड़े दर्पण जय माता दी। माँ दे के दर्शन जय माता दी। जय माता दी, 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 वैष्णो रानी की जय, अम्बे रानी की जय। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है
www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं नवदुर्गा नवरात्रि की। नवदुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा, जिन्हें आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप में करी जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु वास्तव में ये सब एक शक्ति रूप हैं और सभी रूप परम भगवती दुर्गा जी से ही प्रकट होती हैं। सभी 9 देवियों के लिए अलग अलग रंग हैं, अलग अलग भोग हैं और सबके अलग अलग आशीर्वाद भी हैं। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के रूपों को। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरातिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। तो ये संस्कृत में माँ के 9 रूप हैं और आइए इनके बारे में जानते हैं कि इस रूप का क्या जो है क्या इनका वाहन होता है और क्या कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो है 9 दुर्गा का जो रूप है उसमें सबसे पहले हमें कलश की स्थापना करना चाहिए और कलश स्थापना जो है वो उसका भी महत्व है, कैसे करना चाहिए। आप अगर पढ़िए तो बहुत ही नियम होते हैं इसके, लेकिन माता को याद करना, उनका ध्यान करना अपने आप में एक पूजा होती है। रविवार जो आज है, शक्ति पर्व भी इसको कहते हैं और आज से ये शुरू हो रहा है और कहते हैं कि देवी का वाहन जो है वो हाथी रहेगा। हाथी जो कि सुख और समृद्धि का संकेत माना जाता है। इस बार घट स्थापना के लिए प्रातःकाल का समय बताया गया है 9:30 बजे से। नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति तत्व का घट यानी कलश में आह्वान करना। तो हम ब्रह्मांड की जितनी शक्तियाँ होती हैं उसको कलश में आह्वान करते हैं, इसलिए कलश स्थापना करते हैं। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत दुर्गा पूजा के लिए संकल्प लेकर ईशान कोण यानी कि पूर्व उत्तर में कलश स्थापना करके की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि नवरात्रि में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और घर में शांति रहती है। कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना गया है। घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है, इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। घर में बीमारियां हों तो नारियल का कलश उसे दूर करने में मदद करता है। कलश को भगवान गणेश का भी रूप माना जाता है, इससे कामकाज में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। कहते हैं नवरात्रि के व्रत उपवास में इन बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि में वैसे तो 9 दिन तक बिना अन्न खाए सिर्फ फल खाकर उपवास करने का विधान है, लेकिन इतने कठिन नियम का पालन करना आसान नहीं होता है। तो आप दूध और फलों का रस पीकर या जिसका स्वास्थ्य जैसा उन्हें अनुमति दे उस हिसाब से व्रत कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा छोड़ देते हैं, कुछ लोग नमक छोड़ देते हैं। तो आपको जो भी कहते हैं कि एक चीज़ का त्याग कर देना चाहिए इन 9 दिनों में। प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि लहसुन और प्याज जो है वो तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तो 9 दिन अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, जिससे आपको मेडिटेट करने में, ध्यान करने में जो है बहुत मदद मिलती है और मन और शरीर शांत रहता है। कुछ लोग एक वक्त का खाना भी खाकर करते हैं और जैसा आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति दे।
कहते हैं कि इन 9 दिनों में लहसुन प्याज तो नहीं खाना चाहिए, तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन 9 दिनों में आपको जो करना चाहिए ज़रूर से और ध्यान से करना चाहिए कि इन 9 दिनों में आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। तो अगर आप गुस्से और झूठ का त्याग करें तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत करना चाहिए। इसमें है कि बीमार, बच्चे और बूढ़े लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए। साथ ही जिन लोगों को देर रात तक जागना पड़ता है, जैसे किसी की नाइट ड्यूटी है या वो इस अस्पताल वगैरह में काम करते हैं, तो उनका रूटीन ऐसा होता है कि वो फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो आइए आगे और भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे नवरात्रि से जुड़ी। बीच में माता के भजन भी आपको सुनाते रहेंगे। ढोल बजे, धूम मचे, घर घर दरबार सजे, जोत मैया रानी तेरी जागे। सब पे तेरा रंग चढ़े, भक्त कतारों में खड़े, आज तेरे मंदिरों के आगे। आ गए नवरात्रि अम्बे माँ, तू भी आजा माँ। अरे आ गए नवरात्रि अम्बे माँ, तू भी आजा माँ। हे ढोल बजे, धूम मचे, घर घर दरबार सजे, जोत मैया रानी तेरी जागे। सब पे तेरा रंग चढ़े,
श्रोताओं, नवरात्रि के बारे में कुछ ख़ास जानकारी आज हम दे रहे हैं। कहते हैं कि साल में 4 बार नवरात्रि आती है। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि, पौष माह में भी गुप्त नवरात्रि और अश्विन माह, जो कि आज से शुरू हो रही है, अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि। हर नवरात्रि की परंपरा और इतिहास अलग अलग हैं। इन सभी नवरात्रियों में शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन माता दुर्गा की पूजा की जाती है। साथ ही बंगाल में दुर्गा पूजा एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर इन 9 दिनों में गुजरात की हर गली में गरबा और डांडिया का जश्न होता है। भारत के हर राज्य में नवरात्रि के 9 दिन बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि का इतिहास क्या है? नवरात्रि का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तो महिषासुर असुर था और वो देवताओं को के हर अच्छे कार्य में बाधाएं डालता था। तो उन्होंने प्रार्थना की और शक्ति रूप में माता ने जन्म लिया और माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। वो इतना आसान नहीं था। हमने तो यही सुना है कि उन्होंने वध किया, लेकिन ये युद्ध जो है वो 9 दिनों तक चला, महिषासुर और कात्यायनी माँ के बीच, और 10वें दिन जाकर उसका वध हो पाया। इसीलिए 10वें दिन सभी देवताओं ने विजय उत्सव मनाया था। तभी से नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाने लगा। विजया माता का एक नाम है। यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और श्री कृष्ण के काल में भी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने श्रीयमुख पर्वत पर एक अश्विन प्रतिपदा से 9वीं तक आदि शक्ति की उपासना की थी। आदि शक्ति की उपासना के बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी मनाया जाने लगा। अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि इन 9 दिनों में यदि हम भिन्न भिन्न रंग पहने, भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र पहने, तो इसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इसका विशेष महत्व है, हर दिन का, हर रंग का, हर भोग का। तो आइए रंगों की बात करते हैं कि क्या महत्व है। तो नवरात्रि का पहला दिन जो कि आज है, नवरात्रि के रंगों की लिस्ट में नारंगी रंग बहुत ख़ास है आज के दिन के लिए। यह रंग बहुत वाइब्रेंट और सुंदर है। इस दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नारंगी रंग या संतरा का रंग गर्मी, आग और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तो आज आप नारंगी वस्त्र पहन सकते हैं। नवरात्रि का दूसरे दिन का रंग सफ़ेद होता है। यह रंग शांति और शुद्धता को दर्शाता है। इस दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह ऐसी देवी हैं जिनके दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में पानी का कलश है। नवरात्रि का तीसरा दिन, नवरात्रि के 9 रंगों में से लाल रंग सबसे प्रभावशाली रंगों में से एक है। यह ताकत, शक्ति और उदारता को दर्शाता है। इस दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। वह देवी पार्वती का तीसरा रूप है और उनका विवाहित रूप है। तो आप तीसरे दिन जो है लाल रंग पहने तो उसका महत्व अलग होगा। नवरात्रि का चौथा दिन, नवरात्रि के 9 रंगों में से सबसे पसंदीदा रंगों में से एक है रॉयल ब्लू, जो मोर का कलर होता है, रॉयल ब्लू। यह रंग समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इसका उपयोग देवी कुष्मांडा को मनाने के लिए किया जाता है।
तो चौथे दिन का रॉयल ब्लू कलर है। नवरात्रि का 5वां दिन, हिंदू धर्म में पीले नवरात्रि रंग को शिक्षा और ज्ञान के रंग के रूप में दर्शाया गया है। यह देवी स्कंद माता का रंग है, वह मातृत्व की देवी हैं। तो आप पीला रंग पहन सकते हैं 5वें दिन। नवरात्रि का 6वां दिन, हरा रंग नवरात्रि के दौरान पहनने और जश्न मनाने के लिए एक बेहद खूबसूरत रंग है। यह नई शुरुआत, विकास और उर्वरता का प्रतीक है। हरा रंग देवी कात्यायनी माता का रंग है जो नवरात्रि के 6वें दिन मनाया जाता है। नवरात्रि का 7वां दिन, ग्रे यानी कि ग्रे की हिंदी क्या होगी सुनील जी? भूरा नहीं, ग्रे भूरा नहीं होता है। चलिए हमारे श्रोतागण लिखिए कि ग्रे की हिंदी मुझे एकदम से नहीं याद आ रही है। और ग्रे एक शांत और सुरुचिपूर्ण कलर है जिसे 7वें दिन पहनना चाहिए। इस दिन काल रात्रि मनाई जाती है और वह देवी पार्वती का 7वां रूप है और उन्हें दुनिया में हर बुराई का विनाशक माना जाता है। तो आप ग्रे कलर पहन सकते हैं। 7वें दिन, नवरात्रि का 8वां दिन, जामुनी कलर 8वां नवरात्रि का रंग है और उत्सव के अंतिम दिन को दर्शाता है। दुर्गा के अवतार महागौरी की पूजा की जाती है 8वें दिन। नवरात्रि का 9वां दिन है पीकॉक ग्रीन। अच्छा, तो रॉयल ब्लू और पीकॉक ग्रीन, मैंने रॉयल ब्लू को बोल दिया था मोर का कलर, लेकिन एक्चुअली नवरात्रि का 9वें दिन को हमें पीकॉक ग्रीन पहनना चाहिए, मोर का जो है कलर। तो वो नवरात्रि का रंग है 9वें दिन का, जिसका उपयोग देवी सिद्धिदात्री को मनाने के लिए किया जाता है। यह रंग दया, सद्भाव और स्नेह को दर्शाता है। तो हमने आपको जो कलर बताए हैं, अगर आप उसको पहने तो उसका कुछ विशेष लाभ भी होगा और आपको एक उत्सव सा भी महसूस होगा कि आज हम किसी एक ख़ास कलर को महत्व दे रहे हैं। तो फिर से दोहराती हूँ, नवरात्रि के पहले दिन पहने नारंगी रंग आज के दिन, दूसरे दिन आप पहने सफ़ेद रंग, तीसरे दिन जो है वो लाल रंग पहने, चौथे दिन जो है रॉयल ब्लू। अब रॉयल ब्लू की भी हिंदी ढूंढनी पड़ेगी कि नीला रंग है, मेरे ख्याल से गहरा नीला जो होता है उसको, ब्लू में भी बहुत सारे शेड होते हैं, तो रॉयल ब्लू जो है बहुत गहरा नीला जो होता है उसको बोलते हैं। और 5वें दिन पहने पीला रंग, 6वें दिन जो है वो हरा रंग पहने, 7वें दिन ग्रे कलर और 8वें दिन जामुनी कलर पहने। जामुनी पर्पल हाँ, पर्पल कलर जिसे कहते हैं, लेकिन पर्पल में भी बहुत शेड होते हैं, तो जो जामुनी वाला पर्पल है उसको पहने। और 9वें दिन जो है पीकॉक ग्रीन पहने, जो मोर पंखी का कलर होता है उसको पहने। तो भारतीय संस्कृति के लिए नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन लोक नृत्य जैसे गरबा और डांडिया होते हैं गुजरात में, और आजकल तो सिडनी में भी मेरे ख्याल से सितंबर महीने से ही जो है गरबा और डांडिया शुरू हो गए हैं और जगह जगह पारंपरिक वेशभूषा पहनकर लोग जो हैं वो नृत्य करते हैं, डांडिया और गरबा। और राजस्थान, गुजरात में तो इसे मनाया ही जाता है, लेकिन आजकल खासकर युवा लोग जो हैं इसे बहुत पसंद करते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो चलिए एक और गीत आपको सुनवाते हैं नवरात्रि से जुड़ा और आगे कुछ और बातें करेंगे। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। तेरी गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया। दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, दुनिया नजरें फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है
मैया तेरी गोद में सर है मैया अब मुझको क्या डर है मैया मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार काफी है मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार दिल में लगा तेरा दरबार मैया तेरी जय जयकार संतान तू माता तू मेरी जीवन दाता मैं संतान तू माता तू मेरी जीवन दाता जग में सबसे गहरा मैया तेरा और मेरा है नाता मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार मैया तेरी जय जयकार तेरी गोद में सर है मैया अब मुझको क्या डर है मैया दुनिया नजरें फेरे तो फेरे दुनिया नजरें फेरे तो फेरे मुझ पे तेरी नजर है मैया तेरी गोद में सर है मैया अब मुझको क्या डर है मैया मैया तेरी जय जयकार 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 Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं नवरात्रि की, माता के 9 दुर्गा के रूप की। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है और जिसका अनुवाद होता है 9 दिन। तो ये 9 दिन बहुत ख़ास होते हैं और इन 9 दिनों में अगर आप अच्छे काम करें, अपनी सोच अच्छी रखें, विचार अच्छे रखें, अपने गुस्से का त्याग करें, झूठ बोलने का त्याग करें, तो हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपको इन 9 दिनों में ही नज़र आएगा।
तो अभी हमने रंगों की बात की, अब ये देखिए कि प्रतिदिन हमें क्या सीखना चाहिए। जब हम नवरात्रि का संक्षिप्त अवलोकन और इनसे मिलने वाले सबक को देखते हैं तो हमारा ये अपने आप में एक हमारा ये व्रत और पूजा हो जाता है। तो आइए पहले दिन हमें क्या करना चाहिए। तो पहले दिन लचीलापन और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। त्योहार के पहले दिन की शुरुआत देवी शैलपुत्री की पूजा से होती है। दुर्गा का यह रूप महान ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रतिनिधित्व करता है। देवी की ही तरह हम और हमारी युवा पीढ़ी सीख सकती है और चेतना की उच्चतम भावना प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। सभी जितने छात्र हैं और ख़ासकर जो एचएससी के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्रों को अपनी पढ़ाई और समग्र विकास में सुधार के लिए प्रयासों और कड़ी मेहनत के महत्व को समझना चाहिए। आज की जो हम मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं उसका जीवन में हमारे क्या महत्व है। दूसरा दिन नवरात्रि का शांति और सचेतनता को प्रदर्शित करता है। त्योहार के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी शांति और ध्यान का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमें बात करते समय युवा दिमाग प्रभावशाली और बहुत सक्रिय होता है, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन वैसे तो माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, चाहे वो हमारा एग्ज़ाम हो चाहे वो काम हो, और हमेशा मन को शांत रखें। ख़ासकर आज के दिन शांत मानसिकता रखने से हमें बेहतर एकाग्रता विकसित करने में काफ़ी मदद मिल सकती है, जिससे हमारे शैक्षणिक और हमारा जो विकास है संपूर्ण विकास में काफ़ी सुधार होगा। तीसरा दिन जो है वो केंद्रित लक्ष्य के बारे में कहा जाता है कि तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। चंद्र घंटा व्यक्ति के मन में फोकस और एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस दिन मन की सभी शंकाओं से मुक्ति का प्रतीक है और हमें चाहिए कि अपना लक्ष्य जो है वो स्पष्ट रखें और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर काम करते रहें। दृढ़ संकल्प और विलक्षण मानसिकता रखें। चौथा दिन रचनात्मक और उत्साही बने। उत्सव का चौथा दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का प्रतीक है, जिनकी पूजा उनकी ब्रह्मांडीय और रचनात्मक ऊर्जा के कारण की जाती है। देवी की तरह छात्रों को अपनी रचनात्मकता को अपनी दैनिक जीवन में जो खोज है उसको बनाए रखने को लागू करना चाहिए। और हम सभी के भीतर जो है वो रचनात्मक शक्तियाँ हैं। केवल वो लोग ही सफलता हासिल कर सकते हैं जो उत्साह के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित करते हैं और ऊर्जा समर्पित करने के इच्छुक हैं। तो ये ज़्यादातर ये बातें जो हैं हम वो अपने युवा वर्ग और छात्र जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अगर ये चीज़ें सिखाएं तो इसका वो लाभ प्रतिदिन उठा सकते हैं। पांचवा दिन प्रिय और दयालु बने। नवरात्रि के पांचवें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। देवी का यह रूप उनकी मातृ स्नेह को दर्शाता है। सबके प्रति कोमलता रखें, श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें। तो ये गुण हमें पांचवें दिन ज़रूर अपनाना चाहिए। छठा दिन सही मार्ग पर चले। 9 दिवसीय उत्सव के छठे दिन हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। ये देवी धार्मिकता और शक्ति का अवतार हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस रूप में देवी इस दुनिया में अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बहाल करती हैं। देवी कात्यायनी की तरह हमें भी कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने का साहस होना चाहिए। यहाँ सीखने योग्य एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा अपने कार्यों में ईमानदार रहने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है कि हर हाल में हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। 7वां दिन साहस रखें। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों में से 7वीं भगवान की सबसे विनाशकारी अभिव्यक्तियों में से एक हैं।
इसके अलावा कालरात्रि, जो माँ दुर्गा के सबसे क्रूर रूपों में एक माना जाता है, जो प्रकट होते ही सभी प्रकार की बुरी आत्माओं, राक्षसों और भूतों को बाहर निकाल देती हैं। देवी कालरात्रि की तरह हम सबको उग्र और साहसी होना चाहिए। केवल साहस, उग्रता और लचीलेपन से ही कोई अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 8वां दिन सभी के लिए दया रखें। नवरात्रि उत्सव के दूसरे अंतिम दिन यानी कि अष्टमी, देवी महागौरी की पूजा की जाती है। देवी का यह रूप शांति और परोपकार का प्रतिनिधित्व करता है। देवी निस्वार्थता और शांति का अवतार हैं। इस प्रकार सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण सबक एक दूसरे के प्रति दयालु होना चाहिए। 9वां दिन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है कि सीखते रहें, तो इंसान को हमेशा ही सीखते रहना चाहिए। कुछ न कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कोई समय नहीं होता है। तो नवरात्रि का आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री अपने भक्तों को विकास और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नई चीज़ें सीखना, प्यार फैलाना, निस्वार्थ जीवन जीना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 9वें रूप देवी दुर्गा से हम सीख सकते हैं। तो ये थे नवरात्रि उत्सव के 9 दिन और उनसे सीखे गए 9 सबक। हमें उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। वैसे तो ये सभी नियम जो है हमें हमेशा जीवन में पालन करते रहना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ख़ास ये मुझे अच्छा लगा कि हमेशा सीखते रहें। और जीवन में हर दिन हर लोगों से आप मिलते हैं और नया कुछ सीखने को मिलता है। तो हम चाहेंगे कि आप इस बार जो नवरात्रि की पूजा करें वो बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ करें। और दुर्गा के जो शक्ति अवतार की हम पूजा करते हैं, हम चाहते हैं कि सभी को वो शक्ति प्रदान हो और उस शक्ति का हम अच्छे रूप में उपयोग करें, ताकि पूरे विश्व में शांति रहे, सद्भावना रहे और भाईचारा रहे। अंत में आप सभी, आपके परिवार को और हमारे सभी दोस्तों को इस नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं एक और नवरात्रि का गीत और धूमधाम से मनाते हैं नवरात्रि का ये पर्व। अगर कपूर पावा पाती मंदिर विच आरती जय मां हे मां पिंडी रानी आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय दीवा पाले आ
सर्व सुहागिन दीवा पाले आ मेरी मैया जोत जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां हे मां त्रिगटा रानी आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय मां जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां हे मां अम्बे रानी आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय मां सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे जो ध्यावे सो यो फल पावे रख पाने दी लाज मंदिर विच आरती जय मां सोने मंदिरा वाली आरती जय मां पहाड़ा वाली आरती जय मां और भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे और भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां दरबारा वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां हे पहाड़ा वाली आरती जय मां ऊंचे मंदिरा वाली आरती जय माँ। श्रोताओं, मैं मेंशन करना भूल गई थी कि नवरात्रि में जैसे अन्य चीज़ों का महत्व है और हमें आदत है कि भाई गरबा होगा, डांडिया होगा, पूजा होगी, उसी में चंचल जी की आवाज़ अगर हम उनकी आवाज़ में भजन नहीं सुने तो वो नवरात्रि अधूरी रहती है, उनको बहुत मिस करते हैं। और ख़ासकर ये गीत तो बहुत ही खूबसूरत है और हमें उम्मीद है कि आप सबका ये पसंदीदा होगा। मैं अपने श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी त्रुटियों को सुधारा और हमें राजीव निगम जी और प्रदीप जी लिखते हैं कि जो है सलेटी रंग, जो ग्रे कलर होता है, उसको हिंदी में सलेटी या स्लेटी कलर कहते हैं। तो धन्यवाद। और उन्होंने कहा है कि समुद्री नीला होता है, रॉयल ब्लू जो है कलर, वो समुद्री नीले रंग को कहते हैं रॉयल ब्लू। तो आपका धन्यवाद। कुछ मैसेज खेद भी प्रकट करना चाहेंगे कि हमारा रेडियो का ऑनलाइन लिंक जो है अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत दुख है। उस पे काम चल रहा है और जल्दी ही वापस हम लौटेंगे ऑनलाइन। कुछ जल्दी से संदेश पढ़ लेती हूँ। शैलजा जी लिखती हैं कि नवरात्रि व शक्ति रूपी माता का सुंदर वर्णन। राजीव निगम जी लिखते हैं कि नाइस लिसनिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कलश, न्यू इन्फॉर्मेशन। और सुनील जी ने खेद प्रकट किया है कि भाई ऑनलाइन अभी काम नहीं कर रहा है, आप पुराने रेडियो पर सुन सकते हैं हमारा कार्यक्रम। और राजीव जी ने पुराना एक रेडियो, उसकी फ़ोटो भेजी है, तो देखिए पुराने रेडियो सेट अभी भी काम कर रहे हैं और आपकी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। शैलजा जी ने बहुत अच्छा संदेश लिखा है कि भारतीय संस्कार, पर्व, संस्कृति, विधि विधान स्वयं अपने आप में एक आदर्श हैं। समय समय पर श्रोताओं के साथ साझा करना एक आवश्यकता है। भावी पीढ़ी को अवगत कराते रहने के लिए धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक और धार्मिक चर्चा के लिए धन्यवाद। तो ये बात सही है कि बीच बीच में अगर हम तो बस ये जानते हैं कि नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, दिवाली मना रहे हैं, तो ये सिर्फ पटाखे और जो है अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छे अच्छे खाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इन संदेशों को भी साझा करते रहना चाहिए।
तो ये कुछ बातें इससे और जुड़ी हुई। धन्यवाद। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। ऑप्टस डाटा उल्लंघन ने टेल्को की शिकायतों को बढ़ावा दिया। ऑस्ट्रेलियाई संचार और मीडिया प्राधिकरण के अनुसार महत्वपूर्ण डाटा उल्लंघनों से प्रभावित एक वर्ष में ऑस्ट्रेलियाई दूरसंचार कंपनियों को ग्राहकों की शिकायतों की बाढ़ का सामना करना पड़ा है। शिकायतों में 2.3% की चिंताजनक वृद्धि हुई। ऑप्टस में एक बड़ डाटा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जहां लगभग 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई लोगों के डाटा से छेड़छाड़ हुई, कंपनी के पास शिकायतों में 30% की वृद्धि हुई। वोडाफोन और सदर्न फोन में भी वृद्धि देखी गई, जबकि टेल्स्ट्रा ने शिकायतों में 36% की गिरावट के साथ इस प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया। शिकायतें मुख्य रूप से खराब ग्राहक सेवा, सेवाओं को रद्द करने में विफलता और वित्तीय कठिनाइयों पर केंद्रित थी। दूरसंचार उद्योग लोकपाल को की गई लगभग आधी शिकायतें वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित थी। वित्तीय कठिनाई की शिकायतों में विक्टोरियन लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, जो कि 7% की वृद्धि थी। ACMA चेयर नेरिडा ओलॉकलन ने जोर देकर कहा कि दूरसंचार प्रदाताओं को उपभोक्ताओं के लिए अपना समर्थन बढ़ाना चाहिए। इन सेवाओं की दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देना चाहिए। इजराइल में ऑस्ट्रेलियाई की मौत, नागरिक मदद की गुहार लगा रहे हैं। पिछले सप्ताहांत इजराइल पर हमास के हमले के फलस्वरूप पहली ऑस्ट्रेलियाई मौत की पुष्टि की गई है। 66 वर्षीय दादी गैलिट कार्बोन को कथित तौर पर गाजा की पूर्वी सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर बेरी किबुत्ज शहर में उनके घर पर आतंकवादियों द्वारा मार डाला गया था। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने एक आधिकारिक बयान में मौत की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि इजराइल और ऑस्ट्रेलिया में उनके परिवार को कौंसलर सहायता की पेशकश की जा रही थी। सीनेटर वोंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट रूप से हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों की निंदा की और संघीय सरकार की ओर से परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इजराइल में अभी नागरिक के लिए स्वदेश वापसी उड़ानों का आयोजन नहीं किया गया है। कुछ व्यक्तियों ने फंसे हुए महसूस करने की सूचना दी है। गृह मामलों के मंत्री क्लेयर ओनील ने कहा कि सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार सहायता के लिए वर्जिन और क्वांटास के सीईओ से बात कर रही है। घातक भूकंप के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को सहायता भेजी। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया ने संघर्षरत राष्ट्र की मदद के लिए $10 लाख की सहायता देने का वादा किया है। हेरात शहर में 6.3 तीव्रता के भूकंप के बाद और भूकंप में 2400 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक घायल हो गए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि सहायता अफगानिस्तान मानवतावादी कोष
के माध्यम से दी जा रही है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र करता है और इसका उपयोग तालिबान शासन के समर्थन के रूप में नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से आश्रय, भोजन और दवा प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के इरादे पर प्रकाश डालते हुए जीवन और विनाश के नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मैं ऋचा श्रीवास्तव हूँ। कृपया अगली बार अधिक समाचारों के लिए हमसे जुड़े रहें, सुरक्षित रहें। यह खबर आपके लिए नेशनल एथनिक एंड मल्टीकल्चरल ब्रॉडकास्टर काउंसिल द्वारा लाई गई है। श्रोताओं, अब चलिए कार्यक्रम का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और आपको ताज़ा विषयों पर बताते हैं। सुनील जी बहुत देर से परेशान हैं कि भाई उनकी खबर अधूरी है। आपको पता ही है कि भारतीय लोग अगर जो है क्रिकेट की खबर नहीं आए तो कुछ अधूरापन लगता है, और ख़ासकर अगर विश्व क्रिकेट की बात हो। तो आइए सुनील जी से सुनते हैं कि क्रिकेट की क्या खबर है ताज़ा। सुनील जी। तो रात भर जग के कुछ नई न्यूज़ तो बनती है, और उसके लिए जो है सबसे पहले तो बधाई बनती है भाई भारत को इतनी बढ़िया जीत पे। हाँ, और क्या। और कल का तो मैच बहुत ही रोमांचक था। हमारी टीम ने ऐसा खेला कि लगा ही नहीं कि बिल्कुल मतलब ऐसा भी कर सकते ये लोग जो है। देखिए, माँ की शक्ति का ही फल है कि इतनी बढ़िया विजय मिली हमें कल रात। और क्या, फ्राइडे तो नहीं था ना। तो ये अहमदाबाद में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के 12वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई। गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बल्ले से जमकर धमाल मचाया और 86 रन की तूफानी पारी खेली। पाकिस्तान से मिले 192 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने सिर्फ 30.3 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल किया। इस बड़ी जीत का फ़ायदा रोहित के पल्टन को विश्व कप की पॉइंट्स टेबल में भी मिला है और भारतीय टीम टेबल में अब नंबर 1 पर पहुंच गई है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम, तो इतना अच्छा कि क्या बताएं। मतलब तो इसका मतलब कि अब आगे जो है भारत मतलब पाकिस्तान आउट हो गया मैच से, या मैच अभी भी खेलना होगा उन्हें? नहीं, मतलब ऑफ कोर्स ये जो है उनको तकलीफ तो हुई क्योंकि उनकी पोजीशन काफ़ी डाउन हो गई। उनके रन रेट जो है कम हो गए काफ़ी, क्योंकि बुरी तरह से हारने से यही होता है। तो बाद में उनको वो फ़ायदा नहीं होगा अगर सेम पॉइंट पे 2 टीम सेमीफाइनल के लिए चूज़ किए जाएंगे। तो अच्छा, तो मतलब अभी भी वो खेलेंगे आगे? हर कंट्री को के जो टीम है वो 9 मैच खेलेंगे। अच्छा, मतलब जैसे 10 टोटल टीम है तो उसमें से आप सबसे खेलेंगे, मतलब जो है 9 टीम से, मतलब आप जो है बाकी सभी कंट्रीज से खेलेंगे और उसके बाद जो पॉइंट बनेगा और रन रेट और जो भी मतलब चीज़ें, तो पॉइंट अगर जिसका टॉप 4 जो है वही सेमीफाइनल में जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं सुनील जी कि भारतीय टीम जो है बहुत अच्छे फॉर्म में है। एंड आई मस्ट से आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, लेकिन कल का मैच या जो भी 2 मैच भारतीयों ने खेले हैं भारतीय टीम ने, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई वो मैच ना देखने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया मैच जा रहा है और होपफुली हो सकता है कि कप हमारे ही हाथ आ जाए। और क्या, जिस तरीके से खेला है उन्होंने, मतलब हम तो सोच रहे थे कि 3:30 बज जाएंगे, लेकिन इन्होंने जल्दी ख़त्म कर दिया मैच जो है, कि उनको पता था कि हम लोगों को रेडियो में आना है तो सोने का। तो आपके पर्सनल फेवरेट कौन है हमारी भारतीय टीम में? अभी तो रोहित शर्मा, अगर वो चल गए तो फिर
इंडिया तो काफ़ी अच्छा खेला उन्होंने कल के मैच में, लेकिन इसके पहले वाला जो मैच हम लोगों ने देखा उसमें तो वो बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से आउट हो लेकिन गए। अगर वो खेल गए तो फिर जो उनकी जो स्पीड होती है, जिस तरीके से वो बनाते हैं और जो जी। छक्के मारते हैं, कितने छक्के कल मारे उन्होंने? पता नहीं, मैंने तो गिने नहीं जो है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बोल रहा था टीवी में कि 9 छक्के शायद उन्होंने मारे, बट आई कुड बी रॉन्ग। हाँ 86 में जो है उन्होंने मैं चेक करके बताता हूँ कि कितने छक्के मारे, लेकिन उन्होंने कल बहुत ही सारे छक्के मारे, विच वाज वेरी अनयूजुअल, कि हमेशा जो है मतलब अनगिनत, ऐसा लग रहा था कि अनगिनत छक्के वो मार रहे हैं और पूरा मैच शायद वही जिता ले जाते। लेकिन बॉलिंग भी और फील्डिंग भी बहुत टाइट, बहुत अच्छी। एक्चुअली स्टार्ट तो वहीं से मिला जो है, जो और ये जैसे किसी एक बॉलर को आप नहीं कह सकते हैं, ये सभी मतलब 5 बॉलर ने 2-2 विकेट लिए, मतलब कि ये टीम वर्क था, मतलब जो है जो बॉलिंग थी वो टीम वर्क थी, और वो जो टीम वर्क हुआ जो बॉलिंग में, उसका फायदा आपको मिला, क्योंकि फिर रोहित को लगा कि इतना तो हम ही बना लेंगे, इतना रन तो इसीलिए। और कप्तानी पर भी डिपेंड करता है कि उनके कप्तान कैसे हैं, कैसी लाइनअप है। तो नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय टीम को कि आगे भी मैच जो है वो बहुत अच्छा चले और विश्व कप भारत के हाथ लगे। हमारी तो यही इच्छा है। देखिए आगे क्या होता है, आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। चलिए सुनते हैं एक और गीत और फिर आगे हम बढ़ेंगे। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। मेरा सर ढकने को माई तेरी चूनर काफी है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ, जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। जगराता तेरा गाऊं मैया, रोज मुझे वो रैन मिले। तेरे चरण ही मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले। तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ। भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। कौन डिगाए पथ से उसे जो तुझ पे भरोसा कर ले माँ।
भर के पलक में तुझे निहारूं, तेरी छवि दुख हर ले माँ। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। दर्द है लाखों दुनिया में, तू सब दर्दों की दवाई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ। बराबर कोई नहीं। श्रोताओं, भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, एक प्रश्न आया है रमेश जोशी जी का, हमारे श्रोता हैं, और उन्होंने पूछा है कि डज नवरात्रि मीन 9 days और रात्रि? तो वैसे तो जैसे नवरात्रि शब्द है वो उसका अर्थ होता है कि 9 रातें जो हैं, लेकिन नवरात्रि में दिन का भी उतना ही महत्व है। तो 9 दिन और रात दोनों की पूजा का अलग महत्व है, लेकिन कहते हैं कि नवरात्रि में 9 रात में अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ध्यान लगाएं तो उसका एक विशेष महत्व होता है, और कहते हैं उससे आपको कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो इसका उत्तर मेरे ख्याल से यही है कि जो है दिन और रात दोनों का ही इक्वली इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। अब हम चर्चा का विषय जो हमारा अगला है श्रोताओं, आज 15 अक्टूबर है, और 15 अक्टूबर बहुत ही ख़ास है क्योंकि ये ऐसे विशेष व्यक्ति का जन्मदिन है जिसका भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नाम है इस व्यक्ति का। हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। भारत के इतिहास में या भारत की तरक्की में कलाम जी का जो हाथ रहा है उसकी तो कोई गणना ही नहीं की जा सकती है। तो आज उनको ट्रिब्यूट देते हुए उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने बच्चों को भी उनकी ख़ास बातें बताइए कि कितने महान इंसान वो थे और भारत में की प्रगति में उनका क्या योगदान रहा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम जो है वो डॉक्टर अवुल पकीर जैनलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा है। कलाम साहब हमेशा सीखने की कला को महत्व देते थे। वो बचपन में अखबार बेचते थे क्योंकि उनके परिवार के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और न ही उनके पिता जैनुलाब्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बच्चों के लिए अंकल कलाम तो बड़ों के लिए कलाम साहब।
कलाम साहब को साइंस की इस दुनिया में मिसाइल मैन का नाम मिला था, तो राजनीतिक गलियारों में उनकी पहचान पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर बनी। कलाम साहब की पूरी ज़िंदगी किसी ऊर्जा के समान है, जिन्होंने अखबार बेचने से लेकर भारत के पहले नागरिक बनने तक का सफ़र तय किया। तो कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम जितना भी कहें वो कम है। उनके पिता जैनुल आबदीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनके 5 भाई बहन थे। कलाम साहब ने 5 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। उन्होंने रामेश्वरम से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। कलाम साहब को उड़ना पसंद था, जैसे खुले आसमान में चिड़ियाँ उड़ती हैं, और उड़ते हुए चिड़िया को देखकर ही कलाम साहब ने तय किया कि उन्हें विमान विज्ञान के क्षेत्र में जाना है। उनकी चाहत पायलट बनने की थी, लेकिन ईश्वर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, कुछ और ही रच रखा था। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। इसके बाद वह 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में आए। इसरो में कलाम साहब ने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों कहा गया मिसाइल मैन? इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम ने परियोजना निदेशक के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस यान से भारत ने रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, जिसकी वजह से उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। इसके बाद कलाम साहब ने देश को कई सारे मिसाइल दिए। पोखरण से भारत ने दुनिया को दिया संदेश। एपीजे अब्दुल कलाम जुलाई 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार बने। कलाम साहब के नेतृत्व में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इससे पूरी दुनिया को महाशक्ति बनने का एहसास दिलाया। इस मिशन में कलाम साहब ने अभूतपूर्व योगदान दिया था। कलाम साहब के राजनीतिक सफ़र की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी कलाम साहब के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और इसी के बदौलत उन्हें जनता के राष्ट्रपति की उपाधि मिली। कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए। ऐसे कई किस्से हैं जब राष्ट्रपति भवन में उनके साथ कोई आम इंसान या किसान खाना खा रहे होते, तो कभी पुलिस वालों से वो बात कर रहे होते। कलाम साहब 2007 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेज संस्थानों में काम किया। उन्होंने लोगों के बीच रहना पसंद किया। वो हमेशा देश के नागरिकों से मिलते थे। कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखी, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। उनकी पुस्तकें लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई। कलाम साहब का सपना 2020 तक भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना था। तो आगे भी हम और बातें करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। उनकी कविता लिखी हुई पढ़ना चाहूँगी और उनकी किताबों का जिक्र करेंगे। लेकिन सुनते हैं एक गीत जो कि वो भारत के एक सिपाही, मैं कहूँगी कि जो हमेशा भारत की तरक्की के लिए जो है वो प्रयास करते रहे और हमें गाइडेंस देते रहे। तो एक चलिए सुनते हैं, वंदे मातरम का गीत हो जाए।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां स्वस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। झर झर नदियाँ सर सर चलती पवन शुद्ध तेरे मौसम वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी बरसे सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वंदे मातरम वंदे मातरम। श्रोताओं, हम आज का कार्यक्रम जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस है। वैसे तो कलाम के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। वो एक सच्चे देशभक्त थे जिनका धर्म और ध्येय हमेशा ही भारत रहा। कलाम को 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया था। और सच्चे मायने में वो भारत रत्न थे और हैं और हमेशा रहेंगे। कलाम धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन दिल से वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। वह कुरान और भगवत गीता दोनों पढ़ते थे। आइए कुछ किताबों का जिक्र करें जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, बहुत चर्चित पुस्तक थी इनकी, जिसका प्रकाशन 1998 में। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999 में। और ये जो है ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकित एवं पुरस्कार विजेता भारतीयों की सूची में ये किताब आई थी। इग्नाइटेड माइंड्स ऑन अनलिविंग द पावर विद इन इंडिया, इग्नाइटेड माइंड अनलीजिंग द पावर विद इन इंडिया, जो 2002 में प्रकाशित हुई थी। द ल्यूमिनस स्पार्क, अ बायोग्राफी इन वर्स एंड कलर्स 2004 में। गाइडिंग सोल्स
डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ 2005 में, और इस अरुण तिवारी ने सहलेखक थे इस किताब पे। और मिशन ऑफ इंडिया अ विज़न ऑफ इंडियन यूथ के बारे में भी वो बहुत काम करना चाहते थे और हमेशा उन्हें गाइड करते थे, जिसका प्रकाशन 2005 में हुआ था। इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशंस सीरीज 2007 में। यू आर बोर्न टू ब्लॉसम टेक माई जर्नी बियॉन्ड 2011 में। और द साइंटिफिक इंडियन अ 21st सेंचुरी गाइड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। और एक पुस्तक इनकी थी फेल्योर टू सक्सेस लेजेंडरी लाइव्स 2011 में किताब ये लिखी गई थी। उनके जन्म दिवस पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी आपको बताना चाहेंगे। जैसा कि बताया था कि बहुत गरीब परिवार से थे और अखबार बेचते थे 5 साल की उम्र से ही परिवार को सपोर्ट करने के लिए। कलाम साहब को फ़िज़िक्स और गणित दोनों ही विषय बहुत पसंद थे। गणित पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। वो पायलट बनना चाहते थे और एक बार वो इसके बहुत करीब पहुंचे थे। इंडियन एयरफोर्स की सिलेक्शन लिस्ट में 9वें नंबर पर थे, 9वें स्थान पर, जबकि सिर्फ 8 लोगों का ही चयन होना था, इसलिए वो मिस आउट कर गए। 1969 में इसरो में चले गए और उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। प्रोजेक्ट सफल रहा और भारत ने पृथ्वी की कक्षा में रोहिणी उपग्रह भेजने में सफलता प्राप्त की। कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी पावरफुल मिसाइल्स इन्वेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट की सफलता के पीछे भी डॉक्टर कलाम का बड़ा हाथ था। डॉक्टर कलाम भारत रत्न से सम्मानित तो हुए ही, उन्हें 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की भी उपाधि प्रदान की गई। माय गॉड, 40 विश्वविद्यालयों से, कितने महान हस्ती थे वो। उनके जीवन से प्रेरित होकर आई एम कलाम नामक बॉलीवुड मूवी भी बनाई गई थी। मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आई एम कलाम फिल्म का गाना हम अगर सुनवा सकें अपने श्रोताओं को आगे, तो बहुत अच्छा होगा। तो डॉक्टर कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते थे और वो हमेशा उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि अपनी मृत्यु से ठीक पहले भी वो यही काम कर रहे थे। वो IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कलाम जब एक बार अमेरिका गए थे, तब सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोककर उनकी तलाशी भी ली। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया था। जब एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो किस रूप में याद किया जाना पसंद करेंगे, एक वैज्ञानिक, एक राष्ट्रपति या एक शिक्षक के रूप में, डॉक्टर कलाम ने कहा था कि एक शिक्षक के रूप में। डॉक्टर कलाम जब स्विट्ज़रलैंड विजिट पर गए थे तो उनके सम्मान में उस दिन 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। डॉक्टर कलाम को तमिल में कविताएं लिखने और वीणा बजाने का शौक था। डॉक्टर कलाम शुरू में तो नॉन वेजिटेरियन थे, लेकिन बाद में वो वेजिटेरियन बन गए। डॉक्टर कलाम पहले ऐसे राष्ट्रपति हुए जो अविवाहित थे और एक वैज्ञानिक भी। डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले देश कर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया जा चुका था। अपने ट्विटर अकाउंट पे डॉक्टर कलाम कुल 38 लोगों को फॉलो करते थे, जिनमें बस एक ही क्रिकेटर था, VVS लक्ष्मण। डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को अपना मेंटोर मानते थे। डॉक्टर कलाम का पहला बड़ा प्रोजेक्ट SLV-3 फेल हो गया था। वो उससे बहुत दुखी हुए थे, पर अपनी गलतियों को सीखते हुए उन्होंने आगे चलकर बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की। डॉक्टर कलाम को 2 बार 2003 और 2006 में MTV यूथ आइकॉन चुना गया था। डॉक्टर कलाम बतौर राष्ट्रपति मिलने वाले अपनी सैलरी दान में दे दिया करते थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़ पूरा, और इसी ट्रस्ट में वो अपनी सारी सैलरी डोनेट कर देते थे। डॉक्टर कलाम विशेष तौर पर
उनके लिए मंगाई गई कुर्सी पर नहीं बैठते थे, बल्कि सबके साथ बराबर की कुर्सी पर बैठते थे। और तो ये इनको बहुत महान बनाता है कि वो अपने आप को एक जैसा समझते थे। एक बार डॉक्टर कलाम ने याहू पर सर्च किया और पूछा, व्हाट शुड वी डू टू फ्री आवर प्लैनेट फ्रॉम टेररिज्म? हमें दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके जवाब में उन्हें 30,000 रिस्पॉन्सेज मिले थे। डॉक्टर कलाम चाहते थे कि राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान ये कार्य पूरा नहीं हो पाया। डॉक्टर कलाम की इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर फ्रेंच और चाइनीज सहित 13 भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी है। डॉक्टर कलाम ने अलग अलग विषयों पर कम से कम 15 किताबें लिखी हैं। उनका कहना था, लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज़ 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पे मध्य रात्रि में शुरू करता हूँ। कभी कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू करता हूँ। डॉक्टर कलाम को समुद्र से बेहद लगाव था। अपने माता पिता की आँखों की समस्या के लिए कुछ खास न कर पाना डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें अदालतों द्वारा दिए गए मृत्यु दंड की पुष्टि करना बेहद कठिन काम लगता था। डॉक्टर कलाम एक कुशल लीडर थे। वे किसी भी परियोजना के फेल होने पर खुद को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन सफलता मिलने पर पूरी टीम को श्रेय देते थे। तो ये कितने महान व्यक्ति की ये सब गुण हैं। और हाँ, सुनील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि कलाम जिनसे लाखों लोग जो है प्रेरित हैं, उन्हें किसने प्रेरित किया जी? हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं अलग अलग चीज़ों में, मगर मुझे एक नाम लगता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जी रॉकेट इंजीनियर के पद के लिए अब्दुल कलाम का साक्षात्कार करते समय डॉक्टर विक्रम साराभाई डॉक्टर अब्दुल कलाम के अंतर्निहित शक्ति को महसूस करने वाले पहले व्यक्ति थे। अच्छा जी। उन्होंने अब्दुल कलाम से पहले साराभाई को उनकी क्षमताओं का एहसास हो गया था और साराभाई ने उन्हें एक बड़े योजना में शामिल करने के लिए कल्पना भी कर ली थी। साक्षात्कार का पूरा क्षण अब्दुल कलाम के लिए एक यादगार लम्हा था, जहां उनके आकाश में उड़ने का सपना सच होने जा रहा था। और शेष कहानी इस बारे में है कि वे भारत के मिसाइल बने, जो आपने बताया, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते रहे। और सो ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा महान दूरदर्शी वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देखा था। उनको श्रेय जाता है कि भाई वो उनकी गुण को पहचानने के लिए कि वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं और स्पेस के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, और किया भी उन्होंने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, उनका जो विज़न है इंडिया 2020, उसके बारे में जो है किताबें आप जो लिखी, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, तो आपको किताबों के बारे में भी बताएं, लेकिन हम उनके कुछ विचार पढ़ना चाहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी के बहुत सारे विचार हैं, लेकिन कुछ जो ख़ास हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और सफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। दूसरी बात उन्होंने कही, एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं: ज्ञान, जुनून और करुणा। युवाओं को मेरा ये संदेश है, यानी कि डॉक्टर कलाम का संदेश है युवाओं को, कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। उन्होंने ये भी कहा, असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ा देती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है।
यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाए और उस शिक्षा को मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है तो दुनिया रहने के लिए कहीं ज़्यादा अच्छी जगह होती। उन्होंने बताया कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता से हमें सोचने की तरफ बढ़ते हैं, सोचने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बना देती है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर खाक होना। उन्होंने ये भी कहा, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। कलाम जी ने कहा, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ कर लाता है जो बेवजह हैं। तो ये उनके द्वारा बताई गई कुछ ख़ास बातें। और एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम कविता जो है सुनाना चाहेंगे। वो अपने माँ के बहुत करीब थे और उन्होंने माँ पर एक कविता लिखी थी। में बंद है खुशियाँ, छोटी सी दुनिया, हम हैं दिलों के शहजादे, चांद तारे जेब में हैं। बनके उड़ते रहते हैं, चांद तारे जेब में हैं, छोटी छोटी मुट्ठियों में बंद है खुशियाँ, छोटी सी दुनिया, हम हैं दिलों के शहजादे, चांद तारे जेब में हैं। हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, दर्पण रेडियो आयोजित कर रहे हैं दिवाली पिकनिक। पॉटलॉक बेसिस पे है। 5 नवंबर को 11:30 बजे से पारामाटा पार्क पे इस जगह है ध्रुवन पिकनिक सेंटर। सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप सब लोग आइए और दर्पण की टीम से मिलिए। हम हमेशा एक दूसरे आप हमारी आवाज़ ही सुनते हैं, लेकिन साक्षात आपसे मिलना होगा। हमें भी मिलके बहुत अच्छा लगेगा सुनील जी कि हमारे श्रोता जो हमें सुनते हैं उनके क्या विचार हैं। साक्षात में मिलने में और भी अच्छा लगेगा। तो भारी संख्या में आइए और हम कुछ गेम्स वगैरह भी खेलेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे और उसको मनोरंजक बनाने की कोशिश करेंगे।
तो ये तो मतलब बहुत अच्छा लगेगा कि भाई अभी तक तो भाई हम लोग आप आवाज़ सुनते हैं और हम भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस सुनते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मतलब इंटरेक्शन होगा। बिल्कुल। हाँ, और हम जानेंगे कि भाई आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं सुनने में, रेडियो पे क्या और ऐड करना चाहते हैं, तो जुड़ना भी होगा उस तरह से, तो और पिकनिक का भी आनंद उठाएंगे। इतना बढ़िया वेदर है और तो और क्या चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट फूड, हम खाने की बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें श्रोता कि डॉक्टर APJ कलाम जो थे, उनका फेवरेट खाना क्या था। आपको बताया कि वो अपने माँ के बहुत करीब थे और उनका सबसे फेवरेट खाना था घर का, माँ के हाथ का बना हुआ चावल और सांभर कोकोनट की चटनी के साथ। तो नारियल की चटनी, सांभर और राइस उनका फेवरेट खाना था। पहले तो वो नॉनवेज खाते थे, लेकिन बाद में वो वेजिटेरियन हो गए थे पूरी तरह से, और कभी कभार एग ले लेते थे वो। तो और उनके एक मित्र ने बताया, उनके बारे में लिखा था, तो वो कहते थे कि जब वो स्टूडेंट थे और जब वो राष्ट्रपति बन गए, तो उनके बिहेवियर में, उनके स्वभाव में, उनके रहन सहन में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया था। तो कितनी ये बड़ी बात है कि एक इंसान जो है वो, लोग बदल जाते हैं, ज़रा सी शोहरत मिली, ज़रा सा पैसे आए तो हम सब कुछ भूल के अपने आप को बदल लेते हैं और एक अभिमान आ जाता है। लेकिन जब कलाम साहब की बातें सुने तो लगता है कि ये आपकी महानता इसमें है कि आप हमेशा एक जैसे ही रहें, चाहे शोहरत आपके पास हो या ना हो। तो उन्होंने अपनी माँ को समर्पित करते हुए एक कविता लिखी थी, थोड़ी सी लंबी है लेकिन मुझे अच्छी लगी। तो एक स्पॉन्सर भी जी हाँ, तो पहले स्पॉन्सर के संदेश सुन लें और फिर उसके बाद ये कविता सुनते हैं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। और सुनील जी को धन्यवाद कि आई एम कलाम फिल्म का गाना सुनाया, और मेरी इच्छा थी कि श्रोताओं को सुनाया जाए वो गीत, क्योंकि वो समर्पित था APJ अब्दुल कलाम जी को। तो आइए सुनते हैं कविता मेरी माँ, जिसे उनकी पुस्तक अग्नि की उड़ान से लिया गया था। समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानद तीर्थयात्री, रामेश्वरम द्वीप की वह छोटी सी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित। तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू। जब छिड़ा विश्व युद्ध, छोटा था मैं। जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत। मीलों चलते थे हम, पहुँचते किरणों से पहले। कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक। स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साए में तेरे। दिन में स्कूल, शाम में पढ़ाई, मेहनत मशक्क़त दिक्कतें कठिनाई। तेरी पाक शख्सियत ने बना दी मधुर यादें, जब तू झुकती नमाज में उठाए हाथ, अल्लाह का नूर गिरता तेरी झोली में, जो बरसता मुझ पर। और मेरे जैसे कितने नसीब वालों पर दिया तूने हमेशा दया का दान। याद है अभी जैसे कल ही 10 बरस का मैं, सोया तेरी गोद में। बाकी बच्चों की ईर्ष्या का बना पात्र, पूर्णमासी की रात भरती जिसमें तेरा प्यार। आधी रात में अधमुदी आँखों से तकता तुझे, थमता आंसू पलकों पर घुटनों के बल। बाहों में घेरे तुझे खड़ा था मैं, तूने जाना था मेरा दर्द, अपने बच्चे की पीड़ा। तेरी उंगलियों में निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति। निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं मेरी माँ, और जीता मैं
क़यामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे श्रोताओं, आज 15 अक्टूबर को हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। आपको बता दें कि आज हमने ये श्रद्धांजलि उनको दी क्योंकि वो महान देशभक्त, महान वैज्ञानिक और उससे भी ऊपर वो एक महान व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम जी की मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग में हुई और ये बेहतरीन और महान सितारा हमसे छिन गया, लेकिन उनका ज्ञान और उनका कार्य जो है वो हमेशा उन्हें जीवित रखेगा। उन्हें उनके जन्म दिवस पे बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। तो वो गीत पूरा करते हैं और फिर मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों ख्वाब रोशन कर सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी। श्रोताओं, राजीव निगम जी लिखते हैं
कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो साइंटिफिक एडवाइज़र थे जहां वो पहले काम करते थे स्पेस डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत गर्व की बात है राजीव जी कि आप जो है उनसे मिले हैं और उनके साथ आपने काम किया। आपने ये भी लिखा है कि MAMC दिल्ली में सर्जरी कन्वोकेशन में जो है आपकी पत्नी जो थी उनका जो है फ़ोटो उनके साथ है डॉक्टर कलाम के साथ। तो ये बहुत गर्व की बात और आगे आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और नवरात्रि की धूमधाम तो है ही, ज़ोरदार तरीके से नवरात्रि भी मनाइए और उम्मीद है कि आपको डॉक्टर कलाम के ऊपर ये फीचर पसंद आया होगा। अपने विचार ज़रूर हमें भेजिएगा और पिकनिक ज़रूर अटेंड कीजिएगा। तो ये अनुरोध है आप सबसे। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है, धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। जगदम्बे मेरी अखियों के सामने ही रहना, ओ शेरों वाली जगदम्बे।